हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2, जो कि दोस्तों एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संवर्धन से है, सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी दोस्तों? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, भाग 4 के रूप में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में संवर्धित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद में संदर्भित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में संदर्भित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो किस में शामिल है दोस्तों? अनुच्छेद 51 के क में शामिल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो कितने समय अंतराल की अनुमति है दोस्तों? अधिकतम 6 माह की दी जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाता है तो उसका समाधान कौन करेगा? कौन करेगा दोस्तों? संसद का संयुक्त सत्र करेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। संसद का संयुक्त सत्र करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार है दोस्तों? कम से कम 2 बार। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताए थे कि कम से कम अवधि होती है 6 माह की, यानी साल भर में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो दोस्तों किसमें निहित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में निहित होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? किसे निर्देशित किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय इस विवाद को खत्म करता है, यानी सुनवाई करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है?
तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में अपनाई जाती है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का न्यायाधीश, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र देते हैं या पदच्युत यानी अपना पद त्याग देते हैं या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों कितने समय तक कर सकता है? 1 वर्ष तक, मैक्सिमम 1 वर्ष तक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो किनकी हो गई थी दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है दोस्तों? मैक्सिमम 14। अगला क्वेश्चन है, विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह करता है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है दोस्तों? 6 सप्ताह तक, अधिकतम 6 सप्ताह तक। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है दोस्तों? विधायी अधिकार है। इसको आप लोग याद रखिएगा, विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कम क्या है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, थोड़ा सा बना लीजिएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा, मतलब कि कौन सा क्रम क्रम होता है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे?
कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 12वें राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी, प्रतिभा सिंह पाटिल 12वें राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए? इसको आप लोग याद रखिएगा, 30 वर्ष है। सॉरी दोस्तों, 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों? 12 सदस्यों को, मैक्सिमम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो कौन नहीं लेता है दोस्तों? विधान परिषद नहीं लेता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? कौन तय करता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? कौन तय करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? कहाँ किया जा सकता है दोस्तों? केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो किसने संभाला था दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने संभाला था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो किसे है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ संसद को है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में ये रिपीटेड हो गया है, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने सदस्य नामित किए जाते हैं दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, मैक्सिमम 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधि है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो किस संघ शासित क्षेत्र का है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी को है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो किसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों असदस्य द्वारा? इसको आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपन्न न कर सके। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। तो कितने दिनों तक रखता है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 14 दिन। 14 दिन के बाद ये अपने आप पारित हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? यही था दोस्तों पिछले क्वेश्चन में। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? कितने समय दिया जाता है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, 14 दिन दिया जाता है। अगर 14 दिन में नहीं पारित करता है तो ये अपने आप यानी ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक के रख सकती है? कितने समय तक रोक के रख सकती है दोस्तों? मात्र 14 दिन। ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों लगातार जो आया है सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बस इसका कंडीशन अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना अपने अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो कौन करता है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो कितने करता है दोस्तों? सिर्फ 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो किस सन में किया गया था दोस्तों? 1972 में किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां तथा 31वां। इसको आप लोग याद रखिएगा, 7वां और 31वां। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य का है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य का है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र का है। फर्स्ट में कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है,
कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो कौन सा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का है। दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? कौन सा स्टेट करता है? इसको आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? किसका है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो लद्दाख का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी है दोस्तों अधिकतम? इसको आप लोग याद रखिएगा, 543 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो किसने किया दोस्तों? इसको आप लोग याद रखिएगा, पांचवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कितनी उम्र होनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 25 वर्ष होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो किसने संभाला था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने संभाला था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है दोस्तों? प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कितनी अवधि तक रह सकता है दोस्तों? अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, धन्यवाद।